टू वेलकम दिस चैनल बी क्लासेस एंड आज कवर करेंगे हम अपना क्रिएटिव राइटिंग सेमेस्टर 1। ठीक है, तो अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, रचनात्मक लेखन से क्या आशा है। रचनात्मक लेखन से तात्पर्य ऐसी लेख प्रक्रिया से है। रचनात्मक लेखन मतलब अपनी रचना, अपनी वाणी, अपनी लेख कल्पना अनुभव के अनुसार जो लिखते हैं वो रचनात्मक लेखन कहलाता है। अब जो लेख है वो पढ़ते हैं क्या। रचनात्मक लेखन से तात्पर्य ऐसी लेख प्रक्रिया से है जिसमें लेखक अपने कल्पना, भाव, अनुभव, विचार, सौंदर्य, प्रवासशील मौलिक रूप से अभिव्यक्त करती है। मतलब जो भी लिखती है वो अपने भावना, अनुभव, विचार, सौंदर्य, प्रभावशील मौलिक रूप को अभिव्यक्त करती है उस लेख में। यह केवल सूच यह केवल सूचने यह केवल सूचना देने के लिए नहीं बल्कि पाठक में भाव, विचार, रुचि उत्पन्न करने के लिए लिखा जाता है। ये सिर्फ सूचना देना नहीं है, कुछ अगर कुछ जो पढ़ने वाला है उसके अंदर कुछ रुचि, इंटरेस्ट जगे, इस टाइप से। ठीक है, कविता, निबंध, स्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि रचना लेख के प्रमुख रूप से इस लक्ष्य, नवीनतम, सृजनशीलता और कल्पनात्मक अभिव्यक्ति है। कहने का मतलब है कि यात्रा वृत्तांत कुछ भी लिखे, उस लेख में कुछ अपना आत्मा, कुछ मतलब पढ़ने के बाद वो लगे कि हाँ कोई कुछ बोल रहा है, इस टाइप से। लेख लेखावट की तरह नहीं होना चाहिए, लिखने में एक आत्मा, एक सार, एक विचार, एक फील होना चाहिए। दूसरा प्रश्न हमारा है, कल्पना से क्या तात्पर्य। कल्पना मन की वह शक्ति है जो वास्तविकता से परे नई स्थिति, चित्र, भाव, विचार की रचना करती है। साहित्य और रचना लेखन से कल्पना के विशेष महत्व, क्योंकि लेखक अपने विचार को आकर्षक और प्रभावपूर्ण रूप देने के लिए कल्पना का उपयोग करते हैं। कल्पना से लेखन लेखक रचना रोचक बनाता है, पाठक का ध्यान बना रहता है। कहने का मतलब है कल्पना एक जो जो चल रहा है, जो लिखा हुआ है, जो पढ़ रहा है, उससे अलग, उससे परे कुछ ऐसी थिंकिंग, कुछ ऐसा विचार, कुछ ऐसा भाव जो अगर लिखें तो अगर कोई वो व्यक्ति पढ़े, कोई व्यक्ति वो सुने तो कुछ मतलब एक अलग दुनिया, कुछ एक अलग अलग फील करे। ठीक है, कल्पना क्या है, यही है। क्योंकि लेखक अपने विचार, आकर्षक, प्रभावपूर्ण कल्पना का उपयोग करता है। जब कोई लिखता है कल्पना करके तो वो बहुत ही कुछ अलग थिंकिंग करता है, कुछ रचनात्मक, कुछ एकदम अलग सा। ठीक है, अगर कोई उस कल्पनात्मक लेख को कोई अगर पढ़ता है तो वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, उसी पाठ में खो जाता है कि क्या लिखा हुआ है, पूरा इंटरेस्ट जग जाता है, उसमें खो जाता है पढ़ते पढ़ते। इस तरह के लेख को कल्पनात्मक लेख, या इस तरह के कल्पना को, इस तरह के सोच को कल्पना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, तर्क क्या है। ठीक है, तो तर्क विचार करने की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम किसी तथ्य, विचार या निष्कर्ष के प्रमाणों और कारकों के आधार पर सिद्ध करते हैं। तर्क वस्तुनिष्ठ, स्पष्ट, तर्कसंगत सोच का आधार है। किसी भी विषय पर सही निर्णय लेने, समस्या समाधान करने तथा सत्य असत्य के भेद जानने का तर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहने का अर्थ है विचार, तर्क विचार करने की प्रक्रिया है। तर्क मतलब एक तरह का अगर कोई कुछ लिख रहा है, अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको पीछे से एक तरह का एडवाइस देना, एक तरह का तर्क देना, एक तरह का विचार, एक तरह का व्यक्ति, इस टाइप से जो है ना, पीछे से अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसके अनुसार पीछे से कोई व्यक्ति अगर सजेशन देता है तो उसे तर्क कहा जाता है। कोई उस कार्य करने के लिए अगर कोई मतलब कुछ एडवाइस या फिर कुछ बताता है कि हाँ इस तरह से करो, तो वो एक तरह का तर्क होता है। ठीक है, तो हम किसी तथ्य, विचार, निष्कर्ष, प्रमाणों करने के आधार पर सिद्ध करता है। कुछ कार्य करने के लिए वो चीज़ सिद्ध करता है। ठीक है, और यह कुछ कार्य का तर्कसंगत सोच आधार है। ठीक है, यह किसी निर्णय लेने में समाधान होता है।
वो तर्क जरूरी नहीं है कि सत्य हो या फिर कारीगर ही हो, सत्य भी हो सकता है वो तर्क, असत्य भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। आगमन तर्क से क्या आशय है? आगमन तर्क वह तर्क है आगमन तर्क वह तर्क है जिसमें अनेक छोटे छोटे उदाहरण हैं। आगमन तर्क मतलब जो आगमन तर्क है वो एक ऐसा तर्क है, एक आगमन तर्क जो है ना वो उसको भी मतलब कुछ 2 से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, आगमन तर्क और निगमन तर्क। ठीक है। तो आगमन तर्क कहने का मतलब है उनके छोटे छोटे उदाहरण, घटनाएं, ये अनुभवों के आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष बनाया जाता है, जिसमें निष्कर्ष की संभावनाएं आधार होती है पर पूर्ण निश्चितता नहीं होती है। जैसे कोई कौवे के काले होने का आधार या निष्कर्ष कि सभी कौवे काले होते हैं। आगमन तर्क मतलब निष्कर्ष संभावना अधिक होता है, निष्कर्ष की संभावना। आगमन तर्क का मतलब है कुछ छोटे छोटे ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जिसका होने का 100% या फिर 50+ चांसेस होते हैं। जैसे कि एक कौवे को देख करके बोल सकता है कि कोई बंदा कि यह सारे कौवे काले होते हैं, तो हाँ हो सकते हैं सारे कौवे काले। ठीक है। बट ऐसे कुछ इन्वायरमेंट में रहने वाले कौवे जो उसकी त्वचा वाइट भी हो सकती है, बट हम लोगों ने वैसा नहीं देखा है, तो आप बोल सकते हो कि सभी कौवे का काला रंग ही होता है। ठीक है। तो ये क्या है? 100% सत्य है। तो आगमन तर्क का मतलब है कि वो 50% चांस से प्लस पॉजिटिव होता है कि वो सत्य ही है। अब हम निगमन तर्क देख लेते हैं। हमने बताया आपको पहले कि तर्क दो होते हैं, आगमन तर्क और निगमन तर्क। ठीक है। तो निगमन तर्क क्या है? निगमन तर्क में सामान्य सिद्ध से विशेष निष्कर्ष निकल जाता है। इसका आधार तर्क की निश्चितता होती है। यदि सामान्य नियत सत्य हो तो उसके निकल निष्कर्ष की सत्यता होगी। जैसे राम मनुष्य है अतः राम नश्वर है, यह निगमन तर्क का उदाहरण है। कहने का मतलब है निगमन तर्क से सत्य सिद्ध से विशेष निष्कर्ष निकलता है। यह जो है एक तरह का तर्क, ऐसा तर्क है जिससे सामान्य सिद्धांत मतलब कुछ ऐसा सिंपल सिद्धांत विशेष निष्कर्ष निकालता है। मतलब कुछ ऐसा सिंपल सिद्धांत से वो निष्कर्ष निकालता है, मतलब कि हाँ कुछ जैसे गद्यांश से कुछ एक टॉपिक निकाला जाता है, उसी तरह से सामान्य सिंपल सिद्धांतों से कुछ एक ऐसा लाइन, कुछ ऐसा पंक्ति निकाला जाता है जो कि आधार तरगत निश्चितता होती है, मतलब उसका निश्चित होना तय होता है। ठीक है। जैसे कि सभी मनुष्य सभी मनुष्य नश्वर हैं, सभी मनुष्य मरणशील है और राम मनुष्य हैं तो राम मनुष्य हैं। इस तरह का तर्क जो है एक तरह का निगमन तर्क का उदाहरण है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ट्रॉप से क्या तात्पर्य है? ट्रॉप भाषा में प्रयोग होने वाली अलंकृत रूप है जिसमें शब्दों का प्रयोग उनके सामान्य अर्थ से हटाकर किसी विशेष प्रकार या भाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसको एक्सप्लेन करें तो भाषा में प्रयोग होने वाले अलंकृत रूप, भाषा में प्रयोग होने वाले अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो भाषा है। भाषा को अलंकृत रूप जिसमें शब्दों का प्रयोग उसके सामान्य, उसके मतलब जो रियल चीज़ है उससे हट करके किसी विशेष प्रभाव या भाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोई कुछ बोल रहा है लेकिन जो बोल रहा है वो मेन टॉपिक से हट करके किसी और टॉपिक, कुछ एक विशेष तरह का बात को मतलब बताया या फिर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, वो एक तरह का क्या है? ट्रॉप है। ठीक है। रूपक, उपमा, मानवीयकरण, व्यंग, विडंबना आदि ट्रॉप माने जाते हैं। मतलब कुछ भी बात करते करते कुछ अलग चीज़ को चेंज कर करके कुछ अलग चीज़ें बोल देना, मानवीयकरण, इस तरह का। ठीक है। तो ये सब क्या है हमारा? ये सब एक तरह का ट्रॉप है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अलंकार क्या है? अलंकार भाषा की वह विशेषता है जो व्यक्ति या कविताओं को सुंदर, प्रभावपूर्ण, मनोहर बनाती है। अलंकार के द्वारा भाषा, संगीत, लय, सौंदर्य और अभिव्यक्ति की तीव्रता बढ़ती है। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है। तो ये तो अलंकार बहुत ही सिंपल चीज़ है कि आप लोग सब जानते ही होंगे कि अलंकार क्या होता है। किसी कविता, किसी गाने, फिर किसी लेख लिखावट की
उसमें अलंकार अगर जोड़ जाता है तो उसकी सुंदरता, प्रभावशीलता और भी व्यक्ति तीव्रता बढ़ जाती है। ठीक है, अलंकार दो तरह का होता है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। उपमा, रूपक, अनुप्रास, मानवीयकरण आदि प्रकार का अलंकार है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मौखिक अभिव्यक्ति से क्या तात्पर्य है। मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ है विचार, भावनाओं और सूचनाओं को बोलकर व्यक्त करना। इसका प्रयोग भाषण, संवाद, चर्चा, प्रस्तुति, कथा, व्यक्ति, नाटक जैसे गतिविधियों में होता है, जिसमें उच्चारण, स्वर, लय, स्पष्ट और आत्मविश्वास महत्वपूर्ण होती है। एक्सप्लेन करें इसको तो मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ है विचार, भावनाओं और सूचना को बोल करके व्यक्त करना। मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक मतलब कुछ बोलने वाला व्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब कुछ बोल रहा है कोई व्यक्ति। ठीक है, विचार, भावनाओं, सोचना या फिर कुछ बोल करके किसी भी टॉपिक या फिर किसी चीज़ को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग जैसे भाषण में हो गया। ठीक है, भाषण हो गया, संवाद हो गया, चर्चा हो गया, प्रस्तुति हो गया, कक्ष हो गया, अभिव्यक्ति और नाटक जैसी गतिविधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण, स्वर, लय, स्पष्ट और आत्मविश्वास महत्वपूर्ण होता है। अगर मौखिक अभिव्यक्ति में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर कोई मौखिक अभिव्यक्ति कोई अगर भाषण दे रहा है तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि स्वर, लय, स्पष्टता और आत्मविश्वास महत्वपूर्ण होना चाहिए, वो होना चाहिए तभी वो बोल सकता है। ठीक है, एक अच्छे अभिव्यक्ति। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है हमारा, वाद विवाद क्या वाद विवाद से क्या तात्पर्य है। वाद विवाद विचार के आदान प्रदान व कार्यक्रम हैं जिसमें दो पक्ष किसी विषय पर अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। वाद विवाद मतलब दो बंदों के बीच में वाद विवाद हो सकती है, एक बंदों के बीच में वाद विवाद नहीं होता है। वाद विवाद विचारों के आदान प्रदान का वह पर कार्यक्रम है। वाद विवाद दो व्यक्तियों के बीच या फिर दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान मतलब विचारों का आदान प्रदान कार्यक्रम है, जिसमें दो पक्ष किसी विषय पर अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। कोई टॉपिक पर एक बंदा कुछ बोल रहा है, दूसरा बंदा कुछ बोल रहा है और दो बंदा एक दूसरे की बातों को सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और एक दूसरे को बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह का वाद विवाद यानी विचारों का आदान प्रदान है। ठीक है, एक पक्ष समर्थन है और दूसरा पक्ष विरोध करता है। तर्क, उदाहरण, भाषण की स्पष्टता, आत्मविश्वास महत्वपूर्ण होता है और वाद विवाद तर्क, सोच, अभिव्यक्ति कौशल विकसित होती है। ठीक है, हो सकता है कि कोई एक टॉपिक है और दो बंदे उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो एक बंदा बोल रहा है उसके बारे में, दूसरा बंदा विरोध भी कर रहा है। बात करने का मतलब है विवाद भी कर सकता है और समर्थन भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक टॉपिक पर दो बंदा बात कर रहा है तो किसी एक टॉपिक पर बात अगर कर रहा है तो कुछ टॉपिक सही भी होता है और कुछ टॉपिक नेगेटिव भी होता है। दूसरा बंदा जो उसके बारे में कुछ अदर नॉलेज रखा हुआ है वो दूसरे टॉपिक को क्या करता है, दूसरे नॉलेज को कट कर देता है, उसका विरोध करता है इस टाइप से। 10th नंबर क्वेश्चन है, औपचारिक विमर्श क्या है। औपचारिक विमर्श क्या है। औपचारिक विमर्श वह चर्चा है जो नियम, अनुशासन और निर्धारण प्रारूप के अनुसार की जाती है। इसमें भाषा संयमित, स्पष्ट और विनम्र होती है। बैठक, रिपोर्ट प्रस्तुत, अकादमिक चर्चा, सरकार बताएं आदि। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, औपचारिक विमर्श का चर्चा जो नियम, अनुशासन और निर्धारित प्रस्तुत है प्रारूप के अनुसार की जाती है। औपचारिक विमर्श वह चर्चा है जो नियम, अनुशासन, औपचारिक विमर्श वह चर्चा है जिसमें कि नियम आता है, अनुशासन आता है और निर्धारित प्रारूप के अनुसार की जाती है। कुछ भाषण, कुछ विचार नियम, अनुशासन के अनुसार किया जाता है। इसमें भाषण संयमित, स्पष्ट और विनम्र होती है। बैठक, रिपोर्ट प्रस्तुत, अकादमिक चर्चा, सरकार बताएं आदि औपचारिक विमर्श के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, अभ्यास से क्या तात्पर्य है। अभ्यास किसी कौशल, ज्ञान, भाषा को निरंतर दोहराने, प्रयोग करने, प्रक्रिया जैसे दक्षता, सुधार आता है। लेखक इसको एक्सप्लेन करें तो अभ्यास क्या है, बार बार किसी टॉपिक के बारे में लिखना या फिर बोलना या फिर दोहराना। ठीक है,
जिससे क्या होता है, उस टॉपिक पे कोई बंदा दक्ष हो जाता है, पढ़ना लिखना खेलना कूदना किसी भी टॉपिक पे वो दक्ष हो सकता है, उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़्यादा नॉलेज होती है। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत की विशेषताओं की विवेचना करें। बातचीत का प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है: सरल और स्वाभाविक भाषा, आपसी समझ और सुनने की क्षमता, स्पष्ट भाव अभिव्यक्ति, विनम्रता और सकारात्मक, समय परिस्थिति और व्यक्तियों के अनुसार भाषा का प्रयोग। ठीक है। चौदह नंबर क्वेश्चन है, कहानी रचना से क्या आशय है। कहानी रचना का अर्थ है घटना, पत्र, संवाद, संदेश आधार पर कोई रचना संगठित प्रभावशाली कथा तैयार करना। इससे कल्पना, भावनाएं, घटनाक्रम अनुसार और संदेश प्रमुख तत्व होते हैं। इसको एक्सप्लेन करें। कोई मतलब टॉपिक पे, चाहे वो ओरिजिनल हो या फिर मतलब लेख कल्पनात्मक रूप से उसे लिखा गया हो, उसे बनाया गया हो, भाव जोड़ा गया हो, किसी टॉपिक पे बनाया गया हो, उससे भाव रिलेटेड कुछ ऐसे कहानियों का रचना करना, कुछ ऐसे लेखों, कुछ ऐसे कल्पनात्मक चीज़ों का रचना करना जो कि सुनने में, पढ़ने में बहुत ही भावनात्मक होता है, जिसे संदेश मिलती है। एक इस तरह से एक कहानी की रचना होती है। कहानी की रचना का आशय इसी से है कि किसी टॉपिक पर एक तरह का घटना चक्र क्रम से एक तरह का कहानी को बनाना कल्पनात्मक रूप से। ठीक है। या फिर वो वास्तविक से हो सकती है। लिखना किसे कहते हैं। लिखना विचार, भावनाएं, सूचनाओं और अनुभवों को शब्दों के माध्यम से कागज या किसी अन्य माध्यम पर अभिव्यक्त करना लिखना कहलाता है। ठीक है। मैंने बहुत ही मतलब शॉर्ट्स में 2 से 3 लाइन में आंसर को बहुत ही अच्छे तरह से प्रस्तुत किया गया है, ताकि आप मेन चीज़ समझें कि हमने क्या बताया। ठीक है। ताकि उसको अच्छे ढंग से आप अपने रूपों में एग्ज़ाम में एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है। लिखने का मतलब होता है कि किसी टॉपिक या फिर किसी तरह के नॉलेज को कागज़ पे या फिर किसी अन्य माध्यमों पर अपने चीज़ों को व्यक्त करना। ठीक है। यह एक तरह का लिखावट है, जिससे कि व्यवस्थित, स्पष्टता, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उसका कोई मतलब होना चाहिए, कुछ रीजन होना चाहिए। हम्म। 17 नंबर क्वेश्चन है, साहित्यिक रचना क्या है। साहित्यिक रचनाएं से सृजनात्मक कृतियाँ जिनमें लेखक अपने अनुभव, विचार, भावनाएं कल्पनात्मक रूप से प्रस्तुत करती है। कहानी, कविताएं, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि साहित्य रचनाएं हैं। इनका उद्देश्य मनोरंजन, शिक्षा और संदेश विकास है। साहित्यिक रचना कहने का मतलब है, इसको एक्सप्लेन करें तो साहित्यिक रचनाएं वे सृजनात्मक कृति हैं जिनमें लेखक अपने अनुभव, विचार और भावनाएं, मतलब कुछ लिखते समय जो लेखक हैं वो अपने नॉलेज, अपने अनुभव, अपने विचार, अपने भावनाओं और कल्पना रूप को जोड़ करके प्रस्तुत करता है, जिसमें कि कहानी, कविताएं, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि साहित्य रचनाएं हैं। ठीक है। ये सब क्या है, एक तरह का साहित्य रचनाएं हैं। साहित्य रचनाएं के अंतर्गत नाटक, कहानी, कविताएं, उपन्यास आती है। और साहित्यिक रचनाएं सृजनात्मक क्रांति है, जिसमें कि लेखक अपने अनुभव, विचार, व्यक्ति कल्पना और एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करते हैं, अपने नॉलेज को एक्सप्लेन करते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि मनुष्य को मनोरंजन, शिक्षा और संवेदात्मक विकास कुछ प्राप्त हो सके। 18 नंबर क्वेश्चन है, कविताएं के उद्देश्य का वर्णन करें। कविता का उद्देश्य क्या क्या है। ये सब जो है एक तरह का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। ये जो है ये नहीं है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जो क्वेश्चन है अभी मैं जो बता रहा हूँ, ये सब जो मैंने पहले बताया वो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट ये जो क्वेश्चन है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो कविता का उद्देश्य का वर्णन करें। कविता का उद्देश्य भाव, अनुभूतियाँ, कल्पना, सौंदर्य के लयात्मक भाषण में व्यक्त करना है। यह पाठ्य के हृदय, संवेदना, प्रेरणा और आदि उत्पन्न करती है। कविताएं समाज और जीवन के सत्य को कल्पना ढंग से सामने लाती है। कविता का उद्देश्य होता है भावों,
अनुभूतियों, कल्पना और सौंदर्य को लयात्मक भाषा में व्यक्त करना। यह पाठक के हृदय संवेद, प्रेरणा और आनंद उत्पन्न करती है। कविताएं समाज और जीवन के सत्य को कल्पनात्मक ढंग से सामने लाती है। नाटक से क्या आशा है? नाटक साहित्य वो रूप है जो संवाद, मंचन, पत्र और अभिनय के माध्यम से किसी कथा या संदेश को प्रस्तुत करता है। नाटक एक तरह का संवाद, मंच, पत्र और अभिनय के माध्यम से, ये सब माध्यम से किसी एक घटना, किसी एक संदेश को प्रस्तुत करती है। ठीक है, उसे नाटक कहते हैं। इसका उद्देश्य मनोरंजन, शिक्षा और सामाजिक मूल्य प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, मतलब कुछ व्यक्ति कुछ भूमिका निभाते हैं जिसमें कुछ पात्र, मंच, संवेदी, स्क्रिप्ट, बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक है जो कि नाटक के माध्यम से उसे दिखाया जाता है। और एक तरह का ये संदेश है, एक तरह का रियल घटना, एक तरह का बहुत सारे नॉलेज, एक तरह का वो है जिसके माध्यम से हम लोग एक तरह का मनोरंजन, शिक्षा और सामाजिक मूल्य को प्रस्तुत करते हैं, जिससे देखने वाले बहुत कुछ सीखते हैं और मनोरंजन पाते हैं तथा शिक्षित भी होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य एवं सांस्कृतिक सृजन पर प्रकाश डालें। साहित्यिक और सांस्कृतिक सृजन समाज की परंपराओं, मान्यताओं, विचारों और अनुभवों को संरक्षित एवं अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है। साहित्य, कला, संगीत, नाटक, नृत्य आदि इनके मुख्य माध्यम हैं। इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं। साहित्यिक एक सांस्कृतिक सृजन का प्रकाश डालें। साहित्यिक और सांस्कृतिक सृजन समाज की परंपराओं, मान्यताओं, विचारों, अनुभवों को संरक्षित एवं अभिव्यक्ति करने की प्रक्रिया है। साहित्य, कला, संगीत, नाटक, नृत्य आदि इसके मुख्य उद्देश्य हैं। ये समाज को पहचान, दिशा, सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान करती है। साहित्य के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, शिक्षित अभिव्यक्ति करने की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से साहित्य, कला, संगीत, नाटक, नृत्य आदि इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं। यह समाज को पहचान, दिशा और सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान करते हैं। ठीक है, अब हमारा क्रिएटिव राइटिंग का लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मक लेखन की परिभाषा, प्रकृति एवं विशेषताएं समझाएं। फर्स्ट नंबर है सृजनात्मक लेखन की परिभाषा। ठीक है, तो कल्पना, भावों और अनुभवों पर आधारित कल्पनात्मक लेख सृजनात्मक लेख की परिभाषा।